तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्टीवेशन ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड के ऊपर। ओके। रेपसीड और मस्टर्ड की कल्टीवेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके। ये एक ऑयल सीड क्रॉप है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे एज यूजुअल। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसके यूजेस क्या क्या हैं, है ना। क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्यों हम इसको ग्रो करते हैं। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कितना एरिया जो है हम कवर करते हैं इसकी कल्टीवेशन के अंडर। क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का जो इसकी क्लासिफिकेशन है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जिसमें कि हम लोग वाटर इरिगेशन और सॉइल टाइप जो है, या मेथड्स ऑफ सोइंग कौन कौन से हैं, है ना। जो फीड प्रिपरेशन है हमारी, सोइंग टाइम है, तो वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के हम लोग अंडर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो इंट्रोडक्शन में द साइंटिफिक जो नेम है मस्टर्ड का, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। कॉमनली कई सारे इसके साइंटिफिक नेम है, जैसा कि क्लासिफिकेशन के अंडर है ब्रासिका जोन्सिया भी है। ओके। और ओरिजिन की अगर बात करें तो ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में जो इसका ओरिजिन है वो कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वेबिलो। रेपसीड एंड मस्टर्ड आर द मेजर रबी ऑयल सीड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारी हम लोग रबी सीजन क्रॉप्स इसमें पढ़ रहे हैं, तो ये भी जो मस्टर्ड और रेपसीड है ये भी एक रबी सीजन क्रॉप है इंडिया में। ओके। विंटर सीजन क्रॉप। दे ऑक्यूपाई अ प्रोमिनेंट प्लेस नेक्स्ट टू ग्राउंडनट बोथ इन एरिया एंड प्रोडक्शन। जो ऑयल सीड क्रॉप्स में फर्स्ट नंबर पे ग्राउंडनट है, और उसके बाद जो है रेपसीड और मस्टर्ड आता है, एरिया वाइज भी और प्रोडक्शन वाइज भी। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इन द वर्ल्ड। इंडिया में इसकी कल्टीवेशन और प्रोडक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर वर्ल्ड। ओके, अदर कंट्रीज। कॉमन नेम और सरसों, राई, राया, तोरिया और लई, ये इसके कॉमन नेम इससे जाना जाता है। बेसिकली इसको सरसों बोलते हैं और रेपसीड को तोरिया बोला जाता है। ओके। While सरसों एंड तोरिया आर जनरली टर्म्ड एज रेपसीड, राई और राया इज टर्म्ड एज मस्टर्ड। जो सरसों है उसको हम लोग, मस्टर्ड को सरसों बोला जाता है, और जो रेपसीड है उसको तूरिया बोलते हैं, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो द ऑयल कंटेंट वेरीज फ्रॉम 37 to 49%। इसमें जो ऑयल कंटेंट है, क्योंकि ये ऑयल सीड क्रॉप है ना, तो बेसिकली इससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो कितने परसेंट होता है, 37 से लेके 49%। अगर हम 1 kg सीड उसमें से ले रहे हैं, या 100 kg, सिंपली अगर बोलूँ 100 kg ले रहे हैं, तो 37 से 49 kg उसमें से जो हमें ऑयल मिलेगा। ओके। द सीड एंड ऑयल आर यूज्ड, are conditioned in the preparation of pickles and for flavoring curries and vegetables। जो इसका सीड्स ऑयल है उसको हम किसमें यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल किसमें यूज किया जाता है, हम सब्जी बनाने में हम लोग यूज करते हैं, अचार बनाने में यूज करते हैं, है ना। फ्राई, किसी भी चीज को फ्राई करने के लिए, जो खाने वाली चीज है उसको फ्राई करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं ऑयल का। ओके। रेपसीड ऑयल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीस। जो ग्रीस मैन्युफैक्चर होती है, जो रेपसीड होता है उसमें यूज होता है। ओके। द ऑयल केक इज यूज्ड एज कैटल फीड एंड मैन्योर। जब सेपरेट करते हैं ऑयल को, ऑयल किससे निकलता है, सीड से। ओके। तो सीड से जब हम सेपरेट करते हैं ऑयल को, उसे प्रेस करके
तो बाकी का जो पोर्शन बच जाता है ना ऑयल निकलने के बाद, उसको हम बोलते हैं ऑयल केक। ओके, ऑयल केक बनता है उससे। और ऑयल केक का क्या यूज होता है, वो कैटल फीड के तौर पे हम लोग के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। पशुओं के लिए उसको फीड बना सकते हैं पशुओं की। ग्रीन स्टेम्स एंड लीव्स आर गुड सोर्स ऑफ ग्रीन फॉडर फॉर कैटल। जो इसके ग्रीन स्टेम है, जो ग्रीन लीफी पार्ट होता है इस क्रॉप का, वो पशुओं के लिए चारे के रूप में एक अच्छा सोर्स है। प्रोटीन सोर्स जो है, एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। ओके। द लीव्स ऑफ यंग प्लांट्स आर यूज्ड एज ग्रीन वेजिटेबल। कुछ एरिया में जो इसके लीव्स होते हैं उससे सब्जी भी बनाई जाती है। Rapeseed contributes 18% of total oilseed production of the country। इंडिया में जो रेपसीड की प्रोडक्शन है, वो 100 में से 18% जो प्रोडक्शन है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन में रेपसीड की है इंडिया में। ओके, तो इट इज ए गुड कंट्रीब्यूशन ऑफ रेपसीड क्रॉप इन इंडिया। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया, चाइना, कनाडा, पाकिस्तान, स्वीडन आर द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इन सभी कंट्रीज में इसकी कल्टीवेशन की जाती है, रेपसीड और मस्टर्ड की। इन इंडिया इट इज कल्टीवेटेड इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। इन सभी जगह पे इसकी जो प्रोडक्शन होती है, कल्टीवेशन होती है। एरिया वाइज अगर बात करें तो 5.80 मिलियन हेक्टेयर एरिया है हमारे इंडिया के अंदर इन दोनों क्रॉप्स का। प्रोडक्शन जो है 6.28 मिलियन टन है। और जो यील्ड है पर हेक्टेयर, प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं इसको, तो जो पर हेक्टेयर इसकी यील्ड है 1083 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ओके। यूपी रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया जो है, वो किसमें आता है, यूपी में। यूपी रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्टिविटी। मतलब एक उतना ही एरिया अगर हम यूपी में ले रहे हैं और उतना एरिया किसी और स्टेट में ले रहे हैं, तो यूपी में प्रोडक्शन ज्यादा होगी। एरिया वाइज बात नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी वाइज बात कर रहे हैं। अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो राजस्थान जो स्टेट है जिसका रैंक फर्स्ट है प्रोडक्शन और एरिया दोनों में। ओके, तो आई होप कि आपको प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस जो है मैंने हर एक लेक्चर में ऑलमोस्ट क्लियर किया है। और आप लोगों को पता होगा कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है ना। दीज क्रॉप्स आर नॉट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप। मतलब अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो तो ये वाली क्रॉप्स जो हैं सरवाइव नहीं कर सकती। ओके, तो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स नहीं है, मतलब वाटर जब इनको जरूरत पड़ेगी वाटर की, तब हमें जो वाटर की सप्लाई है इनको देनी पड़ेगी। दे आर नॉट टॉलरेंट टू वाटर लॉगिंग कंडीशन। वाटर लॉगिंग कंडीशंस के अंडर भी ये टॉलरेंट नहीं कर सकते। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी मोर देन इनफ है, जितनी इनको रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है, स्टैंडिंग वाटर कंडीशंस हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशंस हैं अगर, तो उस केस में भी ये वाली क्रॉप जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और वाटर अवेलेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो दोनों एडवर्स कंडीशंस हैं वो उत्पन्न ना हो सके। Toria is more liable to suffer from the frost and cold, and is therefore usually sown earlier and harvested before the onset of frost। जो तोरिया है, रेपसीड है जो, वो ज्यादा सफर करता है। जो हमारा कोहरा पड़ता है ना, फ्रस्ट कंडीशन में ज्यादा सफर करता है वो, मतलब उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो इसलिए उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए और क्रॉप को डैमेज होने से बचाने के लिए जो उसकी सोइंग है वो जल्दी कर ली जाती है। अर्ली सोइंग की जाती है जहाँ पे कोहरा है जो वो ज्यादा पड़ता है, ताकि जो क्रॉप है कोहरे की वजह से सफर ना कर सके, और जो हमारी प्रोडक्शन है उस पे इफेक्ट ना पड़े। तो अर्ली सोइंग कर लेते हैं,
क्रॉप जो है वो ज्यादा फ्रस्ट कंडीशन आने से पहले ही हार्वेस्ट कर ली जाती है, जिससे कि प्रोडक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो जिस एरिया में फ्रस्ट कंडीशंस ज्यादा होती हैं तो उसमें अर्ली सोइंग जो है तोरिया की वो रिकमेंड की जाती है। रेपसीड और मस्टर्ड में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? ओके, तो सोइंग जो हमारा साइंटिफिक नेम है रेपसीड का, उसको हम बोलते हैं ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ओके, और मस्टर्ड का ब्रेसिका जुन्सिया। ये मेजर डिफरेंस है साइंटिफिक नेम में रेपसीड और मस्टर्ड के। प्लांट हाइट की अगर बात करें तो प्लांट हाइट 45 से 150 सेंटीमीटर हो सकती है रेपसीड में। मस्टर्ड में ये 90 से 200 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। स्टेम की अगर बात करें तो कवर्ड विद वैक्सी डिपॉजिट। जो रेपसीड है उसका स्टेम जो है वो वैक्सी डिपॉजिट से कवर्ड होता है, लेकिन मस्टर्ड के केस में ये वाला कवर जो है वो नहीं होता। लीव्स, रेपसीड में जो लीव्स होते हैं सेसाइल होते हैं, ग्लैब्रस होते हैं और हेयरी लीव्स होते हैं, बाल होते हैं ना। लेकिन मस्टर्ड के केस में जो लीव्स होते हैं स्टॉक्ड होता है, ब्रॉड मतलब ज्यादा बड़े होते हैं और पिनेटिफाइड होते हैं। ओके, बड़े ब्रॉड लीफ होते हैं, मतलब जो सरफेस एरिया है उनका वो ज्यादा होता है। फ्रूट्स की बात करें तो रेपसीड के जो फ्रूट्स हैं वो थिक होते हैं। ओके, whereas the fruits of mustard are slender, स्लेंडर टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं मस्टर्ड क्रॉप में। सीड कलर, रेप सीड का जो सीड कलर होता है येलो ब्राउन होता है। ओके, लाइट ब्राउन या येलो होता है। लेकिन मस्टर्ड के केस में जो सीड है वो ब्राउन या डार्क ब्राउन होता है, या तो ब्राउन होगा, लाइट ब्राउन नहीं होगा, या तो ब्राउन होगा या डार्क ब्राउन होगा। और सीड कोट जो है, सीड के ऊपर वाला जो लेयर होती है सीड के ऊपर वाली, तो रेप सीड में जो सीड कोट होगा ऊपर वाली जो लेयर होगी वो स्मूथ होगी, इतनी हार्ड नहीं होती। लेकिन मस्टर्ड के केस में जो है वो रफ होती है सीड कोट। ओके, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे रेप सीड एंड मस्टर्ड में। ओके, दोनों जो है हमारी ऑलमोस्ट सेम क्रॉप्स हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हमने कवर किया है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रेपसीड मस्टर्ड। क्लासिफिकेशन जो सरसों है, फर्स्ट टाइप जो है इसकी सरसों, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको येलो सरसों भी बोला जाता है। ओके, सेकंड सरसों के अंडर जो सेकंड टाइप है वो है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। वैरायटी जो है इसमें ब्राउन सरसों होती है, एक येलो सरसों है, एक ब्राउन सरसों है ना। थर्ड जो है ब्रासिका नेपस, जिसको हम गोभी सरसों भी बोलते हैं। ओके, तो सरसों के अंडर ये हमारी तीन इसकी क्लासेस आती हैं, येलो सरसों, ब्राउन सरसों और गोभी सरसों। सेकंड जो है तोरिया है, इसके अंडर भी हमारी तीन टाइप्स की क्लासेस हैं। फर्स्ट जो है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, जो येलो तोरिया है। सेकंड ब्लैक तोरिया इसके अंडर आता है। ओके, और थर्ड जो है तारामीरा। ओके, लोकली नेम है, आप लोगों ने सुने होंगे। तो तारामीरा जो एरोका सटाइवा है वो भी हमारा तोरिया के अंडर आता है, थर्ड क्लास में। उसके बाद जो राई है, राई के जो हमारा साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका जोन्सिया। ओके, इसको इंडियन मस्टर्ड भी बोला जाता है। सेकंड जो इसके क्लास अंडर क्लास आती है वो ब्रेसिका कैरिनाटा है, अफ्रीकन मस्टर्ड बोलते हैं इसको। ओके, करण राय भी बोला जाता है। थर्ड जो है राई के अंडर ब्रेसिका जोन्सिया वैरायटी जो है रोगेसा वैरायटी है। ओके, पहाड़ी राई इसको बोला जाता है। तो ये 9 हमारे पास क्लासेस हैं, तीन ग्रुप्स के अंडर, थ्री ग्रुप्स। फर्स्ट जो है सरसों,
उसके बाद तोरिया है, और उसके बाद राई। हर एक ग्रुप के अंडर 3 टाइप्स की हमारे पास क्लासेस है। ओके, तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। सॉरी, एक और टाइप है राई के अंडर, जो फोर्थ टाइप है ब्रेसिका निगरा, ब्लैकनेस, ब्लैक मस्टर्ड बोलते हैं उसको। ओके, बनारसी राई भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे 10 नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो 3 ग्रुप्स के अंदर इस डिवाइड की गई हैं। ओके, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, रेपसीड एंड मस्टर्ड क्रॉप्स आर ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन्स एंड रिक्वायर कूल एंड ड्राई वेदर। जो रेपसीड और मस्टर्ड क्रॉप्स हैं वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन की क्रॉप्स हैं, जो कि वेदर कंडीशन जो रिक्वायर करती हैं, कूल वेदर कंडीशंस इनको चाहिए। और ड्राई वेदर मतलब मॉइस्चर परसेंटेज जो है एनवायरनमेंट में, एयर में, वो कम होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए एयर। और जो टेम्परेचर रेंज है वो कम होनी चाहिए। ओके, तो टेम्परेट जोन की ये जो क्रॉप्स हैं, कूल टेम्परेचर, क्लियर ड्राई वेदर विद plentiful of bright sunshine accompanied with adequate soil moisture increase the oil yield। अगर ये सारी कंडीशंस हैं, टेम्परेचर एडिक्वेट है मतलब टेम्परेचर रेंज कम है, कूल टेम्परेचर है, जो वेदर कंडीशंस हैं वो अच्छी हैं, ओके, ड्राई वेदर कंडीशंस हैं, मॉइस्चर कम है उसमें, और जो सनशाइन आवर्स हैं वो ज्यादा टाइम के लिए, बड़े दिन जो हैं वो बड़े हैं, ज्यादा घंटों के दिन हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्शन होगी ऑयल की, उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी और क्वालिटी भी ज्यादा होगी। तो यील्ड पे ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। ओके, तोरिया इज मोर लाइबल टू सफर फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड कोल्ड। हमने लास्ट में पढ़ा था, जो तोरिया क्रॉप है वो फ्रॉस्ट और कोल्ड कोल्ड कंडीशंस अगर ज्यादा हैं तो उसमें सफर करती है, उसकी प्रोडक्शन और क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है उसका। दे आर नॉट टॉलरेंट टू ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग कंडीशंस। अगर ड्रॉट कंडीशंस हैं, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तब भी वो सफर नहीं कर सकती। अगर वाटर ज्यादा है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है उस एरिया पे, तब भी जो क्रॉप है वो सफर नहीं कर सकती। ड्यूरिंग सोइंग डेली मीन टेम्परेचर 26 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए सोइंग के टाइम। मॉडरेट टॉलरेंट टू सॉइल सैलिनिटी, अगर सॉइल सलाइन है, ओके, तो उस कंडीशन में अगर सैलिनिटी जो कम है, ओके, जो सॉइल में साल्ट कंटेंट अगर कम है तो वो तो टॉलरेट कर सकती है, लेकिन अगर साल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है तब उस केस में ये जो क्रॉप है वो कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट इज सॉइल टाइप। सॉइल टाइप की बात करें तो मस्टर्ड फार्मिंग कैन बी रेज्ड इन वाइड वैरायटीज ऑफ सॉइल दैट रेंज फ्रॉम लाइट टू हैवी सॉइल। जो लाइट लोमी सॉइल से लेके हैवी लोमी सॉइल है, मतलब लोमी सॉइल के अंडर इस क्रॉप को हम इजिली ग्रो कर सकते हैं। ग्रोन अंडर सॉइल फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले लोम सॉइल बट विल कम बेस्ट अंडर लाइट लोमी सॉइल। सारी टाइप्स की जो लोमी सॉइल होती हैं, और टाइप्स ऑफ लोमी सॉइल में हम लोग इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइट लोम सॉइल है तो उसमें जो इसकी प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है, उसमें यील्ड जो है हम लोग ज्यादा ले सकते हैं। लाइट लोमी सॉइल मतलब जिसमें वाटर इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है, ओके, तो उस सॉइल में हम लोग इसकी प्रोडक्शन जो है ज्यादा ले सकते हैं। Alluvial loam is optimum soil for growing mustard. Sandy to heavy clay soil is also appropriate। अगर सैंडी सॉइल है, अलूवियल सॉइल है, हैवी सॉइल है, तो उसमें भी हम लोग इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ओके, द ऑप्टिमम सॉइल्स फॉर ग्रोइंग मस्टर्ड आर मीडियम टू डीप एंड वेल ड्रेन्ड। जो ऑप्टिमम सॉइल है इसके लिए
वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ओके। डीप सॉइल, अगर जो सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है ना, डीप सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड मतलब ड्रेनेज कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। मस्टर्ड प्रेफर्स अ पीएच रेंज ऑफ 6.0 to 7.5 इन द सॉइल। मोस्टली जो न्यूट्रल पीएच रेंज है वही मस्टर्ड प्रेफर करती है ग्रोथ के लिए। ओके। नेक्स्ट आर वैरायटीज। मस्टर्ड की वैरायटीज जो हैं, RCC 4, पूसा मस्टर्ड 21, करण राय, ये जो मस्टर्ड की कुछ फेमस वैरायटीज हैं। गोभी सरसों के अंडर नीलम है, GSL 1 है, GSL 2 है, शीतल वैरायटी है। ओके। तोरिया के अंदर जो है TL 15 है, और PVT 37, ये कुछ फेमस वैरायटीज हैं रेपसीड और मस्टर्ड की। ओके। नेक्स्ट इज क्रॉपिंग सिस्टम। कौन कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम हम लोग फॉलो कर सकते हैं? जो मेज तोरिया और बीट लगा सकते हैं हम लोग फार्म पे। ओके। मेज तोरिया और शुगर केन क्रॉप भी अगर साथ में लेना चाहे तब वो भी ले सकते हैं। पर्ल मिलेट इंक्लूड कर सकते हैं तोरिया और बार्ले के साथ। ओके। मेज है, तोरिया है और कॉटन, इनको हम क्रॉपिंग सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रीन ग्राम है, और ब्राउन और येलो सरसों राई जो है उसको यूज कर सकते हैं। ब्लैक ग्राम है सरसों के साथ, उसको भी हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। ओके। और मेज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अर्ली राइस जो है उसको ग्रो किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट सारी जो क्रॉप्स हैं हम लोग इस क्रॉप विंटर सीजन में हम लोग रेप सीड या मस्टर्ड लगा सकते हैं। और समर सीजन जो कि खरीफ सीजन है उसमें हम बाकी सारी क्रॉप्स ऑलमोस्ट लगा सकते हैं। सीड एंड सोइंग की बात करें तो जो टाइम है सोइंग का, तोरिया के अंदर, तोरिया क्रॉप जो है हमें कब लगानी है, कब ग्रो करनी है? मिड लास्ट वीक ऑफ सितंबर, जो मिड से लेके लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक। ओके। मिड सितंबर से लेके मतलब सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ सितंबर हमने इसको तोरिया को सोइंग करनी है। जो सरसों है उसके लिए फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर है। अक्टूबर के पहले 15 दिनों के अंडर अंडर 1 से लेके 15 डेज तक, 15 अक्टूबर तक हमने जो क्रॉप है वो सो कर देनी है। लेट सोइंग रिजल्ट इन अटैक्स ऑफ एफिड्स। अगर लेट सोइंग होती है तो उसके इफेक्ट ये होंगे कि क्रॉप में जो डिजीजेस हैं या अटैक्स होते हैं एफिड्स के, वो बढ़ जाएंगे, जिससे कि क्रॉप की ऑब्वियसली यील्ड इफेक्ट होगी। ओके। तो लेट सोइंग जो इसमें प्रेफर नहीं की जाती। सीड रेट और स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग जो है तोरिया के अंडर 30 सेंटीमीटर है। मस्टर्ड और सरसों के अंडर 40 से लेके 45 सेंटीमीटर तक स्पेसिंग रिकमेंड की जाती है। सीड ट्रीटमेंट विद थीरम और कैप्टान एट द रेट 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। जो सीड ट्रीटमेंट करना है वो कितना करना है? एट द रेट 2.5 केजी, 2.5 ग्राम पर केजी। 1 केजी सीड में हमने कितना जो कैप्टान या थीरम, ये जो केमिकल्स हैं, कितना यूज कर सकते हैं? 2.5 ग्राम। ओके। नेक्स्ट जो सीड रेट है वो है 5 to 6 केजी पर हेक्टेयर। मतलब 2.5 एकड़ में हमने जो सीड रेट यूज करना है वो कितना है? 5 से लेके 6 केजी। ओके। ये 1 एकड़ के लिए नहीं है, 2.5 एकड़ के लिए है, 1 हेक्टेयर के लिए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनिक मन्योर है, फार्म यार्ड मन्योर जनरली ज्यादा अप्लाई की जाती है, तो उसकी जो क्वांटिटी है अप्लाई करने की पर हेक्टेयर 15 से लेके 20 टन है। ओके।
60 से लेके 90 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर हमने अप्लाई करनी होगी हमें। ओके, 60 kg P2O5 फास्फोरस पर हेक्टेयर अप्लाई करनी है। जो फास्फोरस की डोज है वो 60 kg पर हेक्टेयर है। ओके, और जो पोटेशियम अप्लाई करना है हमने वो 40 kg पर हेक्टेयर है। ओके, तो पर एकड़ की डोज निकालने के लिए 2.5 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो पर एकड़ की डोज आ जाएगी। ओके, तो ये FYM की डोज और नाइट्रोजन की डोज, फास्फोरस और पोटेशियम की डोज जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड डोज है। अंडर इरिगेटेड कंडीशंस हाफ ऑफ नाइट्रोजन एंड फुल डोज ऑफ phosphorus and potassium should be applied as basal dose at the time of sowing। कई बार हमने ये डिस्कस किया है कि इरिगेटेड कंडीशंस के अंडर जो, क्योंकि नाइट्रोजन का लॉस जो है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो एक टाइम पे हम लोग पूरी नहीं कर सकते, तो बार बार हमें जो नाइट्रोजन की एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ओके, तो अगर एज ए बेसल डोज, मतलब स्टार्टिंग के टाइम ही अगर नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देंगे तो जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी उतनी यूज होगी, और बाकी का जो नाइट्रोजन है उसका लॉस हो जाता है। ओके, तो लॉस जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए और लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो नाइट्रोजन की डोजेज हैं उसको स्प्लिट कर लिया जाता है। एक डोज में जो एक एप्लीकेशन नाइट्रोजन की नहीं दी जाती, उसको या तो दो एप्लीकेशन या ऑलमोस्ट तीन एप्लीकेशन में पूरी 100% नाइट्रोजन जो है अप्लाई की जाती है, ताकि जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। और बाकी रही फास्फोरस और पोटेशियम की बात, तो फास्फोरस और पोटेशियम की जितनी भी रिकमेंडेड डोज है वो हम स्टार्टिंग के टाइम ही अप्लाई कर देंगे, और बाद में फास्फोरस और पोटेशियम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग हाफ नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड एट द फर्स्ट इरिगेशन। जो बाकी जो हाफ नाइट्रोजन है, हाफ हमने स्टार्टिंग के टाइम एज ए बेसल एप्लीकेशन अप्लाई कर दी थी, है ना। तो जो बाकी की नाइट्रोजन है उसको हम लोग जो है फर्स्ट इरिगेशन के टाइम अप्लाई कर सकते हैं। Rapeseed and mustard have higher requirement of sulfur, therefore nitrogen should preferably be applied through ammonium sulfate and phosphorus from SSP। जो रेपसीड और मस्टर्ड की क्रॉप है उनमें सल्फर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, तो इसलिए जो नाइट्रोजन है वो हमने अमोनियम सल्फेट के रूप में देनी है, जिससे कि अमोनिया से जो नाइट्रोजन मिल जाएगी प्लांट को, और सल्फर की रिक्वायरमेंट भी है तो सल्फेट से सल्फर भी मिल जाएगी। ओके, तो उस मस्टर्ड और रेपसीड के केस में अगर हमने नाइट्रोजन और जो ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो बेसिकली यूरिया अप्लाई करते हैं, तो यूरिया से खाली नाइट्रोजन मिलती है। लेकिन अगर हम अमोनियम सल्फेट अप्लाई करेंगे तो सल्फर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने के कारण इस क्रॉप में, मस्टर्ड और रेपसीड क्रॉप में, तो सल्फर की रिक्वायरमेंट भी रहती है। ओके, तो हमने अमोनियम सल्फेट अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि नाइट्रोजन भी मिल जाएगी प्लांट को और सल्फेट भी। ओके, और जो फॉस्फोरस अप्लाई करनी है वो भी हमने SSP की फॉर्म में करनी है, मतलब SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट अप्लाई करना है, जिससे कि फॉस्फोरस भी प्लांट को मिल जाएगी, क्रॉप को, और सल्फर भी। ओके, rapeseed and mustard respond well to zinc and boron. Foliar application of micronutrients is beneficial। जो अगर हम जिंक और बोरॉन की एप्लीकेशन देते हैं फील्ड में, तो उससे जो इसकी ग्रोथ है वो अच्छी होती है। ओके, जिंक और बोरॉन की एप्लीकेशन देने से ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्रोथ जो है इंक्रीज होती है। ओके, तो फॉलियर एप्लीकेशन हम दे सकते हैं इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। फॉलियर एप्लीकेशन मतलब इनकी स्प्रे कर सकते हैं बाद में स्टैंडिंग क्रॉप में,
बाकी अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट यूजली रेज्ड एज रेनफेड और कंजर्व्ड मॉइस्चर। जो इस क्रॉप को रेनफेड एरिया में या कंजर्व मॉइस्चर जहाँ पे उस पे ग्रो किया जाता है या उस पे ग्रो करना चाहिए। रेपसीड एंड मस्टर्ड रिस्पॉन्ड वेल टू इरिगेशन, क्योंकि जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो फार्म पे होनी चाहिए ड्रेनेज फैसिलिटी के साथ साथ, क्योंकि क्रॉप जो है ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप नहीं है। मतलब जब इरिगेशन का टाइम है तब उस टाइम इरिगेशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। जो वाटर रिक्वायरमेंट है इस क्रॉप में 30 से लेके 40 सेंटीमीटर है। ओके। अगर क्रिटिकल कंडीशंस हैं, ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट 20 to 30 सेंटीमीटर जो है वाटर अवेलेबल होना चाहिए। टू इरिगेशंस, फर्स्ट है ब्रांचिंग जो कि 30 days आफ्टर सोइंग आती है, और सेकंड जो है सिलिका फॉर्मेशन जो कि 65 days आफ्टर सोइंग आती है, मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द क्रॉप। जो दो इरिगेशंस हैं कम से कम वो हमने अप्लाई करनी है। फर्स्ट 30 days आफ्टर सोइंग जब ब्रांचिंग स्टेज आती है, और सेकंड जो है 65 days आफ्टर सोइंग जबकि सिलिका फॉर्मेशन स्टेज आती है। सिलिका मतलब जो कि मेन कंटेंट है ऑयल प्रोडक्शन में। ओके। तो अगर ये इरिगेशन हम अप्लाई करते हैं सक्सेसफुली, तो हम जो क्रॉप है वो इजिली हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग टू मच यील्ड। तो यील्ड के लॉस के बिना हम लोग जो क्रॉप है हार्वेस्ट कर सकते हैं। वीड मैनेजमेंट है नेक्स्ट। जो वीड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जो वीड कंपटीशन है, वीड क्रॉप कंपटीशन है, उससे जो हमारी यील्ड है वो 20 से लेके 30% कम हो सकती है। ओके। जो 20-30 kg पर 100 kg जो हमारी यील्ड है वो उसका लॉस हो सकता है। तो वीड को कंट्रोल करना सबसे एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के अंडर। मोस्ट कॉमन वीड्स जो इसमें होते हैं चिनोपोडियम एल्बम है, या लैथेरियस स्पीसीज है, या मेलिटो लोटस इंडिका है, मेलिलोटस अल्बा भी इसमें होता है, या आर्जीमोन मैक्सिकाना है, सिरसियम अर्वेंस है। तो ये सारे कॉमन वीड्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। ओके। इस क्रॉप के साथ साथ ये वाले वीड्स भी ग्रो करते हैं। वन इंटरकल्चर ऑपरेशन इज बेनिफिशियल। अगर हमने मैकेनिकली इनको रिमूव करना है तो मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं। एक बार हमने जो मैकेनिकल प्रोसेस फॉलो करना है, एक बार की मैकेनिकल रिडक्शन से ये जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है सक्सेसफुली। This besides creating a soil mulch and thus reducing soil moisture losses through evaporation helps in better growth and development of crop plants। अगर एक इंटरकल्चर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उससे जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो भी कंजर्व रहता है। ओके। सॉइल मॉइस्चर कंजर्व रहता है, उसका लॉस नहीं होता। ओके। तो अगर हम लोग एक इंटरकल्चर ऑपरेशन फॉलो करते हैं, अगर हमने केमिकली इनको कंट्रोल करना है तो नाइट्रोफेन यूज कर सकते हैं एट द रेट 1 से लेके 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में और एवरेज 1 kg नाइट्रोफेन यूज किया जा सकता है। आइसोप्रोटेरॉन यूज कर सकते हैं 1 kg पर हेक्टेयर इन 100 to 1000 लीटर वाटर वी हैव टू मिक्स एज ए प्री एमरजेंस हर्बिसाइड। जो आइसोप्रोटेरॉन प्री एमरजेंस हर्बिसाइड है, अगर सोइंग के बाद हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो वीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होते। ओके। और वीड कंट्रोलिंग आसानी से कर सकते हैं। मतलब अगर जर्मिनेट नहीं हो रहे तो वीड कंट्रोलिंग हो ही गई है ना। तो आइसोप्रोटेनोन का भी यूज कर सकते हैं एज ए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड।
Next is disease and pest. There are some disease and there are some pests which are अटैकिंग इन द क्रॉप। कौन कौन से हैं डिजीज? अल्टरनेरिया ब्लाइट डाउनी मिल्ड्यू जो है ये एक डिजीज है जो कि काफी इफेक्ट करती है यील्ड को। और उसके बाद पेस्ट जो है मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई मस्टर्ड है, एफिड है, कैबेज बटरफ्लाई है, या बिहार हेरी कैटरपिलर है। तो इसको जो कंट्रोल करना है ऑब्वियसली वो हमें केमिकल मेथड ही यूज करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ेगा इनको कंट्रोल करने के लिए। तो कौन सा इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज कर सकते हैं? एक तो है इमेडा क्लोप्रिड है 17.8% एट द रेट 0.25 ml पर लीटर। ये वाला हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके। सेकंड जो है थायामेथोक्सम यूज कर सकते हैं 25 जो वेटपल ग्रेनुअल है एट द रेट 0.2 ग्राम पर लीटर। ओके। और उसके बाद जो डाई मैथोएट है 30 EC, इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट 30 EC जो है एट द रेट 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर। अगर ये वाले जो इंसेक्टिसाइड है वो हम लोग यूज करते हैं तो डिजीजेज और इंसेक्ट पेस्ट से हम लोग जो अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। और लास्ट में जो है हमारा हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग है। कब जो जब हमारी क्रॉप रेडी टू हार्वेस्ट होती है कितना टाइम लेती है? हार्वेस्ट द क्रॉप एंड पोड्स टर्न टू येलोइश ब्राउन। जब येलोइश ब्राउन होना स्टार्ट कर दें जो पॉड्स हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं, तो इसका मतलब जो है द क्रॉप इज रेडी टू हार्वेस्ट और वी कैन हार्वेस्ट द क्रॉप। The crop is liable to shattering, so harvesting should be done before the pods open in order to avoid losses। जो क्रॉप होती है वो शैटरिंग के कारण जो लॉस हो सकता है, जो ग्रेन लॉस होता है ना। शैटरिंग मतलब कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो जमीन पे गिरने लग जाते हैं। ओके। तो जो हार्वेस्टिंग है वो ज्यादा लेट नहीं करनी चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल जब हमारी क्रॉप मैच्योर होती है तभी हमें जो हार्वेस्टिंग है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ओके। तो कैसे कंप्लीट करनी है? हमने जो देखना है कि हमारी क्रॉप जो है हार्वेस्ट होने के लिए रेडी है। तो अगर सॉइल में बिल्कुल ही अगर हमारी क्रॉप ड्राई हो रखी है तो इसका मतलब जो हार्वेस्टिंग हमने लेट कर दी। ओके। तो अगर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट उसमें पड़ा है, मॉइस्चर कंटेंट है, तो उससे जो शैटरिंग है वो कम होगी, जो लॉस है वो कम होगा। ओके। बाकी क्रॉप्स के अंडर भी थोड़ा बहुत, जैसे वीट क्रॉप है तो उसके अंडर 20% जो मॉइस्चर होता है तब उसकी हार्वेस्टिंग होती है ना। तो एटलीस्ट 15 से लेकर 20% इसमें जो मॉइस्चर है वो होना चाहिए ताकि जो शैटरिंग लॉस है ना वो कम हो सके। सरसों इज लेस लाइबल टू शैटरिंग एज कंपेयर टू तोरिया एंड मस्टर्ड। जो सरसों क्रॉप है वो मस्टर्ड और तोरिया के कंपेरेटिव उसका जो लॉस है, जो शैटरिंग लॉस मतलब जो जमीन पे उसका गिरते हैं, सीड्स गिरते हैं वो कम गिरते हैं। ओके। तो सरसों के केस में ये वाला लॉस जो है वो कम होता है। अगर उस केस में हमारा सरसों के केस में अगर थोड़ा सा हार्वेस्टिंग टाइम डिले हुआ है तो उसमें जो लॉस है इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो तोरिया और मस्टर्ड में ये जो लॉस है बहुत ज्यादा होता है। मॉइस्चर कंटेंट एट स्टोरेज शुड बी 8%। जो जब हमने स्टोर करना है, इनके सीड को स्टोर करना है मतलब संभाल के रखने के लिए कहीं पे रखना है, तो उसका जो मॉइस्चर होना चाहिए उसमें अप टू 8% होना चाहिए। 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो सीड्स हैं वो खराब हो सकते हैं। और लास्ट में हमारी यील्ड है। ओके। 14 से लेके 20 क्विंटल पर हेक्टेयर रेप सीड के अंदर यील्ड मिलती है। और 20 से लेके 25 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है वो मस्टर्ड के अंदर हमें जो
हमारी यील्ड है वो मिलती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेपसीड एंड मस्टर्ड क्रॉप। जो हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग थ्रेशिंग का प्रोसेस है, सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, विद स्टेम विद लीव्स, उसको थ्रेशिंग फ्लोर पे लेके जाया जाता है, जहां से विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर जो स्टेम होती है या बाकी वेजिटेबल पोर्शन होता है उसको अलग कर लिया जाता है। वेजिटेटिव पार्ट्स को अलग कर लिया जाता है, स्टेम पार्ट्स को, जो हमारा इकोनॉमिकल यील्ड है ग्रेन से। ओके, और बाद में उनको सन ड्राई किया जाता है ग्रेन्स को। उसका मॉइस्चर जो है 8% तक लाया जाता है, और 8% पे आते ही जो क्रॉप होती है रेडी टू स्टोरेज होती है, तब हम क्रॉप को जो स्टोर कर सकते हैं। ओके, आई होप you get each and everything whatever we have discussed in this class. Okay,